हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट में। और 20 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रैक्टिस सेट है आपका। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा ग्रामीण भारत में प्रभुत्वशाली जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या माना है। ठीक है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या माना है, डोमिनेंट कास्ट की बात करें तो पहले कह रहा है कि उच्च अनुष्ठानिक स्थिति यानी रिचुअल स्टेटस माना है। दूसरा कह रहा है कि आर्थिक शक्ति, संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव को माना है। तीसरा कह रहा है कि विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के सदस्यों की संख्या को माना है। या चौथा कह रहा है कि शहरों से निकटता को माना है। तो आपको पता है, हमने स्टार्टिंग की जो पहली क्लास थी हमने देखा था कि प्रभुत्वशाली वर्ग क्या होता है और एम.एन. श्रीनिवासन ने इसके लिए कौन कौन सी अवधारणाओं को दिया है। तो अगर बात करें कि उच्च अनुष्ठानिक स्थिति यानी जो रिचुअल स्टेटस होते हैं, ये इसकी जो अवधारणा दी है इन्होंने दिया था, घुर्रे ने दिया था। ठीक है, जो जीएस घुर्रे ने थे वो इसके लिए देते हैं, यानी पवित्रता और पवित्रता के कंसेप्ट पर ये चलता है। तो पहला तो आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि आर्थिक शक्ति, संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। जो एम.एन. श्रीनिवासन थे उन्होंने प्रभुत्वशाली यानी डोमिनेंट जो कास्ट थी उसकी अवधारणा किसके आधार पर दिया था, तो आर्थिक, संख्यात्मक और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर दिया था। तो मैंने आपको समझाया भी था, जैसे आपके गांव में कोई एक जाति है, उसके पास अगर जिसके पास पैसे की पावर है तो वो डोमिनेंट कास्ट हो जाती है। संख्या, अगर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, किसी एक गांव में उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे, और उनकी राजनीतिक जो पावर होती है, जैसे कोई राजनीतिक पद पे अगर होते हैं तब भी वो क्या होते हैं कि उनकी जो स्थिति होती है, जो कंडीशन होती है वो बढ़ जाती है। तो जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आर्थिक शक्ति, संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव होते हैं, जो एम.एन. श्रीनिवासन ने बताया था प्रभुत्व यानी डोमिनेंट कास्ट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है जिसने सामाजिक अंतःक्रिया को नियंत्रित किया है। कास्ट सिस्टम की बात कर रही है, जाति व्यवस्था की बात कर रहा है और उसके फीचर क्या है उसकी बात करें। तो पहला है खुला स्तरीकरण यानी ओपन स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा कह रहा है कि अल्प रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की अनुपस्थिति। तीसरा कह रहा है कि पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा। और चौथा कह रहा है कि अनुलोम विवाह और की अनिवार्यता। तो अगर हम बात करें कि जाति व्यवस्था की कौन सी एक ऐसी विशेषता है जिसने अंतःक्रिया को नियंत्रित किया, यानी जो इनर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको नियंत्रित किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट जवाब होगा। पवित्रता और अपवित्रता जो है कंसेप्ट, इसकी अवधारणा जो है ये जाति व्यवस्था की एक मुख्य विशेषताओं में आता है। जैसे आपको पता है कि जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं वो शुद्ध, उनको क्या पता जाता है कि एंशियंट काल में आप जाएंगे तो ब्राह्मण वगैरह को शुद्ध माना जाता था क्योंकि वो पूजा पाठ वगैरह करते थे। जबकि जो दूषित जाति है, जैसे जो मांस खाने वाली जाति थे, उनको प्रदूषित जाति माना जाता था। और इसमें खुली स्तरीकरण नहीं होता है, यानी आप अपनी कास्ट को, खुले का मतलब होता है कि आप अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जाति जो आपने जिस एक जाति में जन्म ले लिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहला नहीं होगा। और अल्प रोजगार वगैरह किसमें नहीं होता, और अनुलोम विवाह की इसमें अनिवार्यता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो आपको पता है कि कुछ जनसंख्या आपकी शहरी क्षेत्रों में रहती है और कुछ जनसंख्या जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरिया में रहता है। तो कितने प्रतिशत हमारी जो जनसंख्या है ग्रामीण रहती है और कितने प्रतिशत रूरल रहती है। तो 50% लगभग है, 60-80% है, 69 है और 31 है। तो आपको पता है कि जो हमारे लगभग 31% जो जनसंख्या है वो क्या होती है, शहरों में रहती है। ठीक है, शहरों में रहती है 31%। तो लगभग 79 या कभी कभी 69 या कभी कभी देगा आपको 68 के करीब, 67 में दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। हमारी जो जनसंख्या है उसका लगभग 69% भाग जो है अभी भी गाँव में रहता है और लगभग 30% या 31% के करीब जो जनसंख्या हमारी शहरों में रहती है। तो 2011 की जनगणना यानी उसके सेंसस के आधार पर ये कह रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण के लिए भूमि स्वामित्व क्यों सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारक माना जाता है। यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें उसमें जो है भूमि का स्वामित्व जो हमने देखा था, भूमि का स्वामित्व क्यों इसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है निर्धारण में।
ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्योंकि भूमि किसी भी प्रकार के सामाजिक स्थिति का संकेतक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय और शक्ति का प्राथमिक स्रोत है। तीसरा कह रहा है क्योंकि यह किसानों को शहरों में पलायन करने से रोकता है। और चौथा कह रहा है क्योंकि अधिकांश जो है ग्रामीण आबादी बड़े उद्योगपति है। तो जब भी हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भूमि किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति का संकेतक नहीं है। नहीं, आपको पता है कि जो गांव में अभी भी इसका सोशल स्टेटस है, यानी जिसके पास ज़्यादा जमीन है उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन कट गया आपका। दूसरा कह रहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय और शक्ति का प्राथमिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट जवाब होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि गांव में आपके पास है कि इंडस्ट्रीज वगैरह तो है नहीं, तो इनकम जो मेन स्रोत होता है वो खेती ही होती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आय और शक्ति का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो भूमि होती है, और भूमि जिसके पास अधिक होती है, ठीक है, और वो क्या होता है कि समाज में उसकी जो स्थिति होती है, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है उसका हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। और तीसरा कह रहे हैं कि यह किसानों को शहरों में पलायन करने से रोकती है। तो ऐसा नहीं है। किसान अगर जिनके पास खेती नहीं होती है या होती भी है तो वो चाहते हैं तो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट जवाब है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि जाति व्यवस्था के संदर्भ में जाति और वर्ण के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपको पता है कि एक जाति होती है और एक वर्ण होता है। तो जाति और वर्ण के बीच डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहला कह रहे हैं कि वर्ण जो है क्षेत्रीय समूह है, जबकि जाति अखिल भारतीय समूह है। दूसरा कह रहे हैं कि जाति केवल पुरुषों के लिए, जबकि वर्ण केवल महिलाओं के लिए। तीसरा कह रहा है कि वर्ण 4 हैं, इसमें सैद्धांतिक श्रेणियां हैं, जबकि जातियां संख्या में अधिक हैं और वास्तविक सामाजिक समूह है। और चौथा कह रहा है कि जाति का क्रम आधारित है, जबकि वर्ण क्या है, जन्म आधारित होती है। तो अगर हम ऑप्शन का एनालाइज करें तो आपको पता है कि जो जाति होती है वो वर्ण, ये कह रहा है कि जाति अखिल भारतीय समूह है, तो जाति अखिल भारतीय समूह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका कट जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि जाति जो है केवल पुरुषों के लिए होता है, जबकि वर्ण केवल महिला। आपको पता है कि महिलाओं के लिए भी जाति शब्द का यूज किया जाता है और पुरुषों के लिए भी जाति शब्द का यूज किया जाता है, जबकि वर्ण में भी महिलाएं आती हैं और पुरुष भी आते हैं। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि वर्ण 4 होते हैं और सैद्धांतिक श्रेणियां होती हैं, जबकि जातीय संख्या में अधिक होती हैं और वास्तविक सामाजिक समूह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका राइट जवाब होगा। आपको पता है कि 4 आपको वर्ण देखने को मिलेंगे। कालांतर में अगर पीछे आप देखें तो आपके पास 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके। ठीक है, ऐसे करके एक हायरार्की का मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था बना के कि ब्राह्मण वैश्य टॉप पे क्या आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं तो क्षत्रिय आएंगे, उसके बाद वैश्य आते हैं और उस नीचे आपके शूद्र आते हैं। और उसके बाद एक 5th नंबर पे आते हैं जो क्या होता है कि गांव से बाहर जो रहते हैं, ठीक है, और छूत जाति जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा राइट जवाब होगा। इसमें क्या होता है, जो जातीय वर्ण होता है वो सैद्धांतिक होता है, जबकि जातीय क्या होती है, संख्या में अधिक होती है। आपको पता है कि वर्ण 4 ही है लेकिन जातियां इसमें बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन की प्रवृत्ति के पीछे मुख्य पुश फैक्टर क्या है? ठीक है, तो ग्रामीण से जो शहरों की ओर प्रवासन होता है उसके पीछे मुख्य पुश फैक्टर क्या है, यानी क्या ऐसी चीज़ है जो उनको शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में बेहतर जलवायु होती है। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। तीसरा कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में बेहतर आवास सुविधा। और चौथा कह रहा है कि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर। तो आपको पता है कि जो अगर बात करें कि शहरी क्षेत्र में जो वहाँ की जलवायु होती है वो बेटर होती है, तो नहीं, गांव की जो जलवायु होती है, गांव का जो इन्वायरमेंट होता है, आपको पता है कि शहरों की तुलना में यहाँ का जो गांव का इन्वायरमेंट होता है वो बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होते तो यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। तो ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा, ये पुश नहीं करता उनको शहरों की तरफ जाने के लिए। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की कमी और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। तो हाँ, गांव में आपको पता है कि रोजगार की कमी है, आपको गांव में खेती के अलावा कोई भी रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है। तो जो रोजगार के साधन जो है आपको सिर्फ क्या होती है कि कृषि ही होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट जवाब होगा। यही एक कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, लोग इनकम की तलाश में यानी आय के स्रोत के लिए, जॉब के लिए क्या करते हैं कि गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं ताकि वो
पैसे कमा सके, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में बेहतर आवास सुविधाएं, तो नहीं, शहरी क्षेत्र में बेहतर आवास सुविधाएं नहीं मिलती हैं आपको। अगर पता है, आप अगर एक किसान है और अगर आप जाते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो रेंट के आधार पर आप, यानी आप कितना पैसा जो है रेंट के रूप में दे सकते हैं, उस आधार पर आपको रूम मिलता है, न कि बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। और महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं वहाँ पे उच्च शिक्षा के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन ये एक कारण नहीं है जिसकी वजह से लोग जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण समाज में भूमिहीन कृषि मजदूर यानी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स आमतौर पर किस सामाजिक समूह से संबंधित होते हैं। यानी ऐसे मजदूर जो होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, यानी भूमिहीन जो मजदूर होते हैं, कृषि मजदूर, उनका संबंध में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि केवल प्रवासी श्रमिक होते हैं या उच्च जाति के समूह के होते हैं। तीसरा कह रहा है कि मुख्य रूप से अनुसूचित जाति यानी एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के समूह के आते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि गैर कृषि व्यवसाय से जुड़े मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रवासी, केवल प्रवासी मजदूर तो वो होते नहीं हैं। दूसरा, उच्च जाति के नहीं होते हैं जो मजदूर होते हैं, जो भूमि, क्योंकि उच्च जातियों के पास आपको पता है, मैंने बताया था कि जो अंग्रेज थे, आपको पता है कि जो अंग्रेज थे वो क्या था, उन्होंने 3 जो टैक्स की उन्होंने सिस्टम लाए थे, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी। उसके माध्यम से क्या हुआ था कि भूमि जो थी बड़े बड़े किसानों के पास जाके स्टोर हो गई, छोटे छोटे किसानों की वजह से, क्योंकि टाइम पे वो क्या करते थे कि जो ऋण क्या है कि कर वो था, जो टैक्स था वो नहीं पेड कर पाते थे, जिससे क्या होता था कि उनकी भूमि जो थी वो छीन ले जाते थे। तो वो जो भूमि अब क्या होती थी कि बड़े बड़े जमींदार उस भूमि को खरीदते थे और जमींदारी प्रथा की शुरुआत हो गई थी। तो इसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो ज़मीन थी वो उनके पास स्टोर हो गई थी। तो उच्च जातियों के पास अभी भी ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन निम्न जातियों के पास नहीं है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। तीसरा ऑप्शन, भूमि मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पास क्या होते हैं कि वही जो लोग होते हैं वो कृषि मजदूर होते हैं, क्योंकि उनके पास भूमि अवेलेबल नहीं होते। क्यों अवेलेबल नहीं होते, तो अभी मैंने आपको महलवाड़ी, रैयतवाड़ी के कंसेप्ट के बारे में बताया। अगला प्रश्न कह रहा है कि परंपरागत रूप से ग्रामीण गांव की स्थानीय व्यवस्था यानी स्पेशल अरेंजमेंट में दलित और निचली जातियों को कहाँ रखा जाता था। यानी जो परंपरागत, यानी पहले के ज़माने में बात कर रहा है कि उस टाइम पे जो दलित जातियाँ थी या निचली जातियाँ थी उनको कहाँ रखा जाता था। तो गांव के केंद्र में या मंदिर के पास रहते थे वो, या गांव की परिधि या बाहर के किनारों पर रहते थे, या भूमिहीन भूस्वामित्व की परवाह किए बिना यादृच्छिक रूप से रहते थे, यानी रैंडमली कहीं भी रह सकते थे, या चौथा कह रहे कि केवल बड़े शहरों के पास रहते थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हायरार्की सिस्टम था, जिसमें टॉप पे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, उसके बाद जो क्षत्रिय थे वो आते थे, फिर वैश्य थे, फिर शुद्ध, लास्ट में शूद्र आते थे, और एक और वर्ण आता था नीचे, 5वां वर्ग होता था। जो ये वर्ग होते थे, जो निचली जातियाँ होती थी, ये होते थे, ये क्या होते थे कि गांव से बाहर दूर वगैरह रहते थे, क्योंकि ये मांस वगैरह का सेवन वगैरह करते थे, या इनका जो काम वगैरह था, जैसे गाय भैंसे वगैरह मर गई तो उनको ले जाकर गाड़ने वगैरह का, जो मिट्टी में दफनाने वगैरह का काम ये करते थे। तो इसलिए इनको अछूत माना जाता था। इनके साये वगैरह से भी ये लोग क्या करते थे, नफरत करते थे, यानी इनका साया देख लेते थे तो कहते थे कि इनको पाप लग गया, ठीक है। तो इस तरह का कंसेप्ट चलता था। तो ये जो होते थे क्या होते थे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका भूमि स्वामित्व, गांव की परिधि से बाहर के किनारों पे ये रहते थे, यानी ये क्या होते थे कि ऑप्शन नंबर बी होगा। जो निचली जातियाँ थी, दलित जातियाँ थी, जो पहले के ज़माने की जो जातियाँ थी वो क्या करती थी, उनको गाँव से बाहर दूर रखा जाता था, उनके लिए अलग कुआं वगैरह होता था, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि वो दिन वगैरह में दिखते नहीं थे, वो ज़्यादातर काम जो होता है अपना रात में करते थे, क्योंकि इससे लोग उनको नहीं देख पाएंगे। तो अगर देख लेते थे जो अन्य लोग थे, ये जो 4 जो वर्ग थे, अगर उन लोग को देख लेते थे तो वो मानते थे कि वो अशुद्ध हो गए। तो ये कंसेप्ट चलता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमिहीन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार हुए कार्यक्रम चलाए गए थे, उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो पहला था जमींदारी प्रथा को बनाए रखना ताकि राजस्व संग्रहण आसान हो सके। दूसरा कह रहा है कि कृषि भूमि पुनर्वितरण करना और भूमिहीन मजदूरों को भूमि का स्वामित्व देना। और तीसरा कह रहा है कि कृषि को पूरी तरह से मशीनीकृत करना। और चौथा कह रहा है कि सभी किसानों को विदेशी बाजार में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करना।
तो आपको पता है जो भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए थे किस लिए किए गए थे, तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि जमींदारी प्रथा को बनाए रखना। नहीं, ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। और जब जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, यानी जो जमीन वगैरह थी, इसलिए तो भूमि सुधार किए गए कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन प्रोवाइड कराया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट जवाब होगा। कृषि भूमि का पुनर्वितरण करना और मजदूरों को भूमि का स्वामित्व, नहीं जो जमींदारों के पास, जिनके पास ज़्यादा भूमि इकट्ठा थी, उनको क्या किया जाता था, उनसे भूमि लेकर जिनके पास भूमि नहीं थी उनको दिया जाता था। ठीक है, तो भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। कृषि भूमि का पुनर्वितरण करना और भूमि मजदूरों की भूमि का स्वामित्व देने का काम किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि ग्रामीण भारत में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये बताना। तो कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से अधिक है। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण साक्षरता दर शहरी साक्षरता दर के लगभग बराबर है। तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण साक्षरता दर शहरी साक्षरता दर से कम है और इसमें लैंगिक अंतर अधिक है। चौथा कह रहा है कि साक्षरता दर निर्धारण केवल कृषि व्यवसाय से होता है। तो आपको पता है जो लिटरेसी रेट के बारे में कह रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर से अधिक, यानी कह रहा है कि गांव में जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं पुरुषों की तुलना में, तो ऐसा नहीं है। कहीं भी अगर एजुकेशन सिस्टम में देखिएगा तो मेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अगर मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, तो एक लड़का एक लड़की, तो वो ज़्यादा प्रेफर अपने लड़की के ऊपर यानी उसके एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि महिलाओं की जो साक्षरता दर होती है वो कम होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता दर लगभग बराबर है। तो नहीं, आपको गाँव में देखिएगा तो जो लिटरेसी रेट होती है यानी एजुकेशनल जो साक्षरता दर होती है वो कम होती है, शहरों में ज़्यादा होती है। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहे हैं कि ग्रामीण साक्षरता दर शहरी साक्षरता दर से कम है और इसमें लैंगिक अंतर देखने को मिलता है। तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा सी। ग्रामीण साक्षरता दर शहरी साक्षरता दर से कम है और इसमें लैंगिक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, गांव में आपको जो होगा वो जो एजुकेशन रेट कम है शहरी के क्षेत्रों की तुलना में, उसमें लैंगिक अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर किसी के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, तो वो अपने लड़के के यानी बॉय के जो एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करेगा, उसको पढ़ाने पर ज़्यादा प्रमोट करेगा बतौर लड़की की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपको राइट जवाब मिलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण समाज की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में उच्च प्रजनन दर यानी हाई फर्टिलिटी रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कृषि कार्यों के लिए आवश्यक मशीनीकरण जिम्मेदार है। दूसरा कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कृषि शिक्षा का उच्च स्तर जिम्मेदार है। तीसरा कह रहा है कि पुत्र वरीयता, बाल विवाह और परिवार नियोजन के साधनों तक सीमित पहुंच। और चौथा कह रहा है कि नगरीय जीवन शैली का तेजी से अपनाया जाना। तो यहाँ पे उच्च प्रजनन दर का मतलब कह रहा है कि जो बच्चे जो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। सिंपल से बात में बोल देता, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी यहाँ पे राइट जवाब होगा। पुत्र वरीयता और बाल विवाह और परिवार नियोजनों के साधनों तक सीमित पहुंच। जैसे अगर मान लीजिए किसी के दो लड़कियां हो गई या एक लड़की हो गई पहले, तो क्या करते हैं, पुत्र को वरीयता यानी उनको बेटा चाहिए, तो इसके एवज में क्या होता है कि और बच्चे पैदा किए जाते हैं। उसके साथ साथ बाल विवाह भी एक कंसेप्ट होता है, यानी कम उम्र में जब विवाह कर दिया जाता है तो जो प्रजनन जो क्षमता होती है यानी बच्चे के जन्म देने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो लगभग 30 से 35 साल की एज या 40 की एज तक जो होता है वो प्रजनन दर रहता है उनका। और परिवार नियोजन के साधनों तक सीमित पहुंच, यानी जो परिवार के नियोजन की जो कंसेप्ट है उस पर जो लोगों का फोकस कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा जो प्रजनन दर होती है वो अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि किसने ग्रामीण स्तरीकरण में दलित समूहों को भूमि स्वामित्व से वंचित किए जाने और कृषि श्रमिकों के लिए बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक प्रक्रिया पर जोर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दलित समूहों की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल आर्थिक उदारीकरण है। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक शक्ति के लिए जाति और वर्ग के बीच जटिल संबंध। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षा का अभाव। और चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना, गाँव में औद्योगिक विकास का अभाव।
तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो दलित समूह है उनको भूमि स्वामित्व से वंचित किए जाने और श्रम के लिए बाध्य किए जाने की ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है उस पर जोर देने की बात करें। तो ये क्या होगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। सामाजिक आर्थिक शक्ति के लिए जाति वर्ग के बीच जो जटिल संबंध है इसके कारण हुआ। कैसे हुआ, जैसे मैंने अभी आपको वो पिछले की एक जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जो भूमि का स्वामित्व कैसे जो किसानों से लेकर जमींदारों के पास कैसे चला गया, जो महलवाड़ी रैयतवाड़ी जो अंग्रेजों का जो कंसेप्ट था कर का उसके माध्यम से। तो यही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी इसका राइट जवाब होगा, जो हिस्टोरिकल मैटर है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अल्प रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। आपको पता है कि जो रोजगार के कई कंसेप्ट चलते हैं, तो इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें ये क्या होता है। तो यह एक व्यक्ति पूरे वर्ष भर बेरोजगार रहता है। दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति जो उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। तीसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरे वर्ष में कई दिनों तक काम नहीं मिलता है। और चौथा कह रहा है कि एक व्यक्ति का केवल एक सरकारी क्षेत्र में काम करना। तो पहला अगर ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि जिसको पूरे वर्ष भर काम नहीं मिलेगा वो तो बेरोजगार है ही, ठीक है, वो बेरोजगार है, उसको बेरोजगार बोल लेंगे। दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति जो उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, यानी जो उसका मान लीजिए एक इंजीनियर है और वो कोई अन्य काम कर रहा है अपनी इंजीनियरिंग को छोड़कर, तो वो अल्प रोजगार नहीं होता। अल्प रोजगार का मतलब होता है कि वर्ष में उसको थोड़े दिन काम मिलते हैं, ठीक है, थोड़े दिन काम मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 365 दिन हैं टोटल, तो उसको मान लीजिए 100 दिन काम मिलते हैं या 2 महीने 3 महीने का काम ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट जवाब होगा। एक व्यक्ति पूरे वर्ष में कई दिनों तक काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो अल्प रोजगार होते हैं, यानी कुछ कुछ टाइम के लिए उसको काम मिलता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि भारतीय ग्रामीण समाज में जाति पंचायत यानी जाति पंचायत पर पारंपरिक कार्य क्या था। जो जाट पंचायतें होती हैं, आपको पता है कि जाति के आधार पर जो पंचायतें चलती हैं वो उसका मुख्य कार्य क्या था ये पूछ रहा है। तो केंद्रीय स्तर पर सरकारी नीतियों को लागू करने का काम करता है, जाति के सदस्यों के बीच सामाजिक नियमों और आचार संहिता को लागू करने का काम करता है, किसानों को उच्च उपज वाले बीज प्रदान करने का काम करता है, और चौथा कह रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच मुक्त अंतर्विवाह को बढ़ावा देने का काम करता है। तो आपको जो पता है कि जाति जो पंचायत होती है अपनी अपनी जातियों के लिए होती है, यानी अलग हर जाति के लिए अलग अलग जाति पंचायत होती है। तो इसका क्या काम होगा कि जाति जो होती है जाति के सदस्यों के बीच जो सामाजिक नियम और आचार संहिता को लागू करने का काम ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। जैसे मैंने आपको एक गोदान के बुक का उदाहरण दिया था, वो जो उसमें क्या होता है कि गोदान में क्या होता है, उसका जो लड़का होता है वो शादी कर लेता है एक दूसरी जाति के लड़के से, तो उसके जो गांव के यानी उसकी जाति के जो लोग करते हैं उसको जाति से बहिष्कृत कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाति जो पंचायत होती है वो यही काम करती है कि अपनी जाति के उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपको जाति से बहिष्कृत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का ग्रामीण समाज पर सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इससे सभी किसानों के बीच आय असमानता समाप्त हो गई। दूसरा कह रहा है कि इसने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाया। तीसरा कह रहा है इसने ग्रामीण वर्गों के बीच आय असमानता को बढ़ावा और क्षेत्रीय विषमताएं पैदा की। और तीसरा कह रहा है इसने कृषि को छोड़कर सभी पारंपरिक ग्रामीण जो है व्यवसायों को समाप्त कर दिया। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, आपको पता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया गया था उसके माध्यम से क्या किया गया, तो इसका समाज पे सबसे बड़ा जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। इसने ग्रामीण वर्गों के बीच की जो आय असमानता को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय विषमताओं को पैदा किया। जैसे आपको पता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो कुछ कुछ क्षेत्रों में ही किया गया था, ठीक है। जैसे आपको पंजाब हरियाणा में क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया गया था, हरित क्रांति वहाँ पे की गई थी। वहाँ के जो किसान थे उनकी जो पैदावार थी, उनको जो बीज दिए गए थे, जो हाइल्ड वैरायटी के बीज दिए गए थे, उससे उनकी पैदावार तो बढ़ गई। तो यानी वहाँ के जो किसान थे उनकी जो इनकम थी वो बढ़ गई, लेकिन जो अन्य क्षेत्रों के किसान थे यानी अन्य जो राज्य के किसान थे उनके लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो पाए। तो इसलिए क्या हुआ है कि तो असमानता बढ़ी, आय में असमानता यानी किसानों के बीच की असमानता बढ़ी, उसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय असमानता में भी बढ़ावा मिला। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण समाज में जनसांख्यिकी अध्ययन में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो में गिरावट
किस सामाजिक समस्या का संकेतक है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीण बेरोजगारी में है, या पुरुषों के पक्ष में लैंगिक भेदभाव और भ्रूण हत्या के संदर्भ में है, या ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मृत्यु दर, या शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का अत्यधिक पलायन। तो आपको पता है जो सेक्स रेशियो होता है, सेक्स रेशियो किस पे निर्भर करता है? सेक्स रेशियो का मतलब कहता है कि 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं होनी चाहिए, ये इक्वल सेक्स रेशियो है। ठीक है, जितने लड़के होंगे उतनी लड़कियां होनी चाहिए। तो जो सेक्स रेशियो उसमें गिरावट का जो मेन कारण होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों के पक्ष में लैंगिक भेदभाव का भ्रूण हत्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे जो लड़कों का कंसेप्ट है, यानी जो बच्चे चाहिए उसमें लड़के सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जिनके बच्चे अगर लड़के हैं, जैसे जो चाइल्ड होते हैं तो उनको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो अगर चेक कराते हैं कि लड़की है तो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, भ्रूण में ही उसको मार देते हैं, यानी अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि पुरुषों के पक्ष में लैंगिक भेदभाव और भ्रूण हत्या कराया जाता है। तो यही सेक्स रेशियो के सामाजिक समस्या का एक, सेक्स रेशियो की गिरावट का जो समस्या है उसका एक मेन कारण है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कह रहा है कि ग्रामीण भारत में पुरोहित, कुम्हार, बुनकर जैसे पारंपरिक व्यवसायों के पतन का एक प्रमुख कारण क्या है? आपको पता है कि गांव में आपके पुरोहित मिलेगा, कुम्हार और बुनकर मिलते थे। उनका पारंपरिक जो व्यवसाय था उसके पतन का एक प्रमुख कारण क्या है, यानी अभी उनका व्यवसाय जो है चौपट हो गया, उसका मेन कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इन जातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है कि नगरीय आधुनिक निर्माण और बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। तीसरा है भूमि सुधार कानूनों को सख्ती से लागू करना। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में केवल शिक्षा की कमी। तो आपको पता है कि हाल ये जो अभी क्या हुआ है, जो पुरोहित और बुनकर वर्ग है उनके जो पारंपरिक व्यवसाय उसके पतन का एक मेन कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा नगरीकरण, आधुनिक विनिर्माण और बाजार अर्थव्यवस्था का विकास। पहले क्या होता था कि गाँव में जो लोग थे ये सारी चीज़ें गाँव में आपको मिलती थी, कुम्हार होगा, बुनकर होगा, चमार होगा, चप्पल जूता बनाने के लिए हर चीज़ आपको गांव में ही मिल जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, और जो शहरों में क्या होता है कि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था का एक मेन केंद्र हो गया, और आधुनिक जो चीज़ें हैं जैसे बर्तन बनाने का, मिट्टी का बर्तन कोई यूज़ नहीं करता है खाना खाने के लिए या पकाने के लिए। ठीक है, और पुरोहित वगैरह की जो कंसेप्ट है वो भी खत्म हो चुका है, लगभग पूजा वगैरह पाठ वगैरह जो लोग होते हैं किसी को भी अब पकड़ के करा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था इसकी इसी वजह से कंसेप्ट जो है चौपट इनका हो गया, यानी इनका व्यवसाय जो था वो खत्म हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा नगरीकरण, आधुनिक विनिर्माण और बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के कारण ऐसा संभव हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति और वर्ग के बीच के संबंध के संदर्भ में ग्रामीण समाज में किस समूह को पदानुक्रमिक असमानता यानी हायरार्किकल इनइक्वालिटी का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? तो बड़े भूस्वामी को, सरकारी अधिकारी को, दलित और आदिवासी समूह को, या विदेशी निवेशकों को? तो जो हायरार्किकल सिस्टम है, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, सीढ़ी का जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, सीढ़ी का जो उदाहरण दिया, सॉरी ये सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी है, तो उदाहरण दिया था। तो इसमें एक जैसे टॉप पे हमने ब्राह्मण को रखा था, उसके बाद जो क्षत्रिय को रखा था, फिर वैश्य को रखा था, फिर शूद्र को रखा था, फिर कॉमनर्स को रखा था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो हायरार्किकल सिस्टम है उसमें सबसे अधिक जो किसको सामना करना पड़ता है, इसका सबसे अधिक जो सामना है किसको करना पड़ता है? तो ये आपका करना पड़ता है ऑप्शन नंबर तीसरा होगा दलित और आदिवासी समूह को। जैसे अभी मैंने बताया कि इनको क्या किया जाता था, पहले ज़माने में इनको क्या किया जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था, दूर रहते थे ये। ठीक है, इनका जो समाज के जो मेन वर्ग थे उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा दलित और आदिवासी समूह। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि ग्रामीण भारत में गैर कृषि व्यवसाय यानी नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में वृद्धि किस चीज़ का संकेत है, यानी नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में बढ़ोतरी किस चीज़ का संकेतक है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में वृद्धि का संकेतक है। दूसरा कह रहा है कि कृषि पर निर्भरता में कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन पर है। तीसरा कह रहा है कि केवल जाति व्यवस्था का मजबूत होना, और चौथा है शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के पतन का संकेतक है। तो आपको पता है जो गैर कृषि व्यवसाय में वृद्धि किस चीज़ का संकेतक है? तो कृषि पर निर्भरता में कमी, यानी ऑप्शन बी होगा कृषि पर निर्भरता में कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि जो इनकम का जो स्रोत है, आपको पता है कि खेती जो है जो कृषि की जाती है वो मौसम आधारित होती है, यानी मौसम अच्छा हुआ तो खेती अच्छी हुई, तो
तो उससे क्या होगा, फसलों की पैदावार अगर हुई तो क्या होगा, इनकम जनरेट हुआ, और अगर नहीं हुई तो इनका ना जो किसानों की इनकम होती है वो पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं। तो इसीलिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की तरफ किसान बढ़ते हैं, जो छोटे मोटे और अन्य बिजनेस करते हैं, ताकि इनका इनकम का जो स्रोत है वो बना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक संदर्भ में ठेका खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में ग्रामीण समाज में संभावित जोखिम क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कोई किसान होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी कंपनी वगैरह से, ठीक है, उसके लिए खेती करता है वो। तो कह रहा है कि यह किसानों को अपनी फसल बीमा कवर करने से रोकता है। दूसरा कह रहा है उत्पादन की गुणवत्ता की गारंटी समाप्त हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि कंपनियों पर किसानों की बढ़ती निर्भरता और मूल्य जोखिम पर किसानों का हस्तांतरण। और चौथा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नौकरी में वृद्धि। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसका संभावित जो जोखिम होता है वो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, कंपनियों पर किसानों की बढ़ती निर्भरता और मूल्य जोखिम को किसानों को हस्तांतरित करना, यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा होगा इसका राइट जवाब होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि किसान पहले ही किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं कृषि का कि वो ये खेती करेंगे और उनके लिए करेंगे, जितना पैदावार वो फिक्स हो जाता है कि वो इतने रुपए क्विंटल या इतना जो चीज़ें हैं वो खरीदेंगे। तो जो इससे क्या लाभ, एक नुकसान ये होता है कि मान लीजिए अगर उस बार जो फसल हुई उसकी किसान की जो मान लीजिए टमाटर वगैरह उसने पैदा किया और उसकी मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा है, उसने क्या किया था कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से 20 रुपये पर केजी पे मान लीजिए उसने फिक्स कर दिया था, और अभी मार्केट में क्या हो गया कि जो टमाटर की प्राइस हो गई वो 150 रुपये पर केजी हो गई। तो इससे किसानों को थोड़ा सा लाभ नुकसान भी होता है, हालांकि कभी कभी इससे लाभ भी होता है। कब क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट में जो टमाटर की वैल्यू है वो गिर गई, तो किसान पहले तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया कि वो इतना देगा और इतने पैसे पे फिक्स करेगा, तो उससे लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न थे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपकी पहली क्लास थी, ये कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।